ग्रंथ कहता है कि जब रक्त वर्ण का चंद्रमा हो, यानी कि जब ये क्रिम्सन रेड ब्लड मून है, तब क्षत्रियों पर आपदा आती है। इसका ये मतलब है कि जब जब ब्लड मून आएगा तो देश विदेश में युद्ध की स्थिति बढ़ेगी। 14 सितंबर से मार्च 2026 तक बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें होती हुई, जिसमें एक ये भी है कि पाकिस्तान कुछ दिमागी असंतुलन के कारण फिर से कुछ टेररिस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किन किन कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और किन को थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, यहाँ से हम जानना चाहेंगे। अगर हम इंडिया को समझें तो वृषभ लग्न की इस कुंडली के लिए कुंभ राशि जो है दशम स्थान पड़ा, ठीक है, और 4-10 एक्सिस पे ये ग्रहण पड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि जन्मकालीन 4-10 एक्सिस इफेक्ट होने वाला है, ये बात आप जानिए। इसका मतलब लीडरशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। 7 सितंबर 2025 को इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसे ब्लड मून भी कहा गया है। देखिए, ग्रहण तो आते रहते हैं, बट ये ग्रहण इतना पावरफुल क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आज हमने इसी पर चर्चा की है। एक चीज जो इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना रही है वो ये बात है कि श्राद्ध का पहला दिन ही इसी ग्रहण के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो आप पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ग्लोबली क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, किन कंट्रीज को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर बात की है। देखिए, ग्रहण के नाम से सब लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, तो आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज़ की भी बात की है जो आप कर सकते हैं घर बैठे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत ज़्यादा पसंद किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मनीषा आहूजा मैम का। मनीषा मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली। Such a pleasure to have you back on the show. Same here. जब भी आप आती हैं, lovely to meet you again. Yes, जब भी आप आती हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी ऑडियंस भी उतनी खुश हो जाती है क्योंकि इतने इंसाइटफुल डिस्कशन हमेशा होता है और हमेशा की तरह ही आज भी हमने एक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है, ब्लड मून। 7 सितंबर को इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण हो रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत ही स्पेशल ब्लड मून होने वाला है अपने आप में। ये जो चंद्र ग्रहण है, इसी दिन श्राद्ध की भी शुरुआत हो रही है। तो इससे पहले कि हम ग्लोबल इवेंट्स पे जाएं, कब तक ये रेलेवेंट होगा, मैं आपसे पहले समझना चाहूँगी कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इसको खास बना रहा है। देखिए, वैसे तो हर ग्रहण ही खास होता है जी। खास से मेरा कहने का मतलब, आप देखेंगे बहुत से इंटरनेशनल पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स इसे एक सेलेस्टियल स्पेक्टिकल बताते हैं, मगर वो इसका आध्यात्मिक और इसका कार्मिक पर्सपेक्टिव नहीं समझते। यस, अगर हम अध्यात्म को बिल्कुल एक साइड पर कर दें और इसे एक क्लिनिकल विज्ञान की दृष्टि से देखें, क्लिनिकल विज्ञान शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, तो फिर हम इसके आध्यात्मिक और कार्मिक पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते और फिर ये सिर्फ एक सेलेस्टियल स्पेक्टिकल या एक एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्टिकल बन के रह जाता है, एक दृश्य जिसको आप देखना चाहें कि अच्छा अब ये ब्लड मून है, अब ये ऐसा है, अब ये ऐसा है। बिल्कुल। मगर अगर मैं आपकी बात पर आऊँगी, मगर मैं इसमें एक पॉइंट बता रही हूँ कि ब्लड मून जो है ये क्यों होता है। ये तो कहा गया कि ये ब्लड मून है, मगर शास्त्र अगर हम पढ़ें तो जैसे कि भद्रबाहु संहिता, जो कि मेदिनी ज्योतिष का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, उसे पढ़ें तो वो बताता है कि अब ये ब्लड मून क्या है। जैसे कि जब ग्रहण लगता है तो पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और एक छाया छोड़ती है चंद्रमा के सरफेस पर जी। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से ये लाइट फिल्टर होके चंद्रमा पर जाती है। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है, यानी कि ब्लू और वायलेट, वो नहीं पहुंच पाती चंद्रमा तक, वो स्कैटर हो जाती है और फिल्टर हो जाती है। मगर जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है, यानी कि रेड और ऑरेंज, ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है, ये एटमॉस्फेयर को पार करके पहुंच जाती है चंद्रमा तक।
अब क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ लाइट नहीं पहुंच पाती, सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ ही स्कैटर और फिल्टर होके जाती है, तो चंद्रमा को एक क्रिम्सन ऑर्ब की तरह दिखाती है। इसलिए ये ब्लड मून कहलाता है, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ का लाइट ही इस पर आता है। Wow. ये इसका एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, टेक्निकल पॉइंट है, इस पे पर्सपेक्टिव नहीं बोलूंगी मैं। अब ग्रंथ कहता है कि जब रक्त वर्ण का चंद्रमा हो, यानी कि जब ये क्रिम्सन रेड ब्लड मून है, तब क्षत्रियों पर आपदा आती है। इसका ये मतलब है कि जब जब ब्लड मून आएगा तो देश विदेश में युद्ध की स्थिति बढ़ेगी। इसका ये मतलब है। शास्त्र ये भी कहता है कि जब ये श्वेत वर्ण का होता है तो ब्राह्मण्स जो हैं उन पे प्रॉब्लम आती है। पीत वर्ण का होता है तो वैश्य पर, कृष्ण वर्ण का हो तो शूद्र पर। ये शास्त्र बताता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रकार के लोगों पर, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष में हम क्लैंस को समझते हैं, हम एक पर्टिकुलर प्रकार का काम करने वाले लोगों को समझते हैं कि ऐसा जब काल चक्र में आएगा तो इन पर्टिकुलर प्रकार के जो लोग हैं उन पर परेशानी आएगी, हम ऐसा समझते हैं, है ना। तो ये ब्लड मून जो है रक्तपात कराता है, क्योंकि जब हम कहते हैं क्षत्रिय इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब जो मिलिट्री है ऑफ वेरियस कंट्रीज वो भी इफेक्ट होगी और आपस में उत्पात की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ब्लड मून का एक ये पॉइंट है। अब ये चंद्र ग्रहण पूरी तरीके से भारत में विजिबल है और ये श्राद्ध के पहले दिन, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है ये उस दिन पड़ेगा। और एक और ग्रहण पड़ रहा है, मगर मैं उसके बारे में उसको मैं बस टच कर रही हूँ यहाँ पर। वो सोलर ग्रहण है, मगर इस श्राद्ध पक्ष में एक और ग्रहण पड़ता है जो 21 सितंबर का है। वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। उस पर इसलिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही हूं मैं, क्योंकि वो भारत में विजिबल नहीं है। भारत में 21 सितंबर का पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं है, मान्य नहीं है, उसका कोई सूतक नहीं लगेगा। मगर 7 सितंबर को जो ग्रहण लग रहा है इसका सूतक लगेगा। और 7 सितंबर को ये जो ग्रहण पूर्णिमा तिथि पहले श्राद्ध पर लगेगा, ये 9:58 PM से शुरू होगा और 1:26 AM 8 सितंबर की रात, यानी कि मिडनाइट क्रॉस करने पर 1:26 AM तक चलेगा जी। ये गहरा होगा, यानी कि टोटलिटी पर आएगा बिटवीन 11 PM and 12:22 AM। ये कंजंक्शन के पॉइंट पे आएगा एट 11:38:42 सेकेंड्स, जब सूर्य और चंद्रमा की डिग्री बिल्कुल एक होगी, जो कि है 21 डिग्री 9 मिनट्स। ये उनको ये सभी समझ सकते हैं, ये एक, मगर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और पढ़ते हैं उनके लिए खासा उनको ये बात समझ में आएगी कि अगर हम चार्ट बनाते हैं, हम कुंडली जो है वो कास्ट करते हैं 11:38:42 PM की, जिसमें ये चंद्र ग्रहण मान्य है, और जिस चार्ट को हम स्टडी करके इंडिया के इवेंट्स को समझते हैं जी। ठीक है मैम, मैं इसकी रेलेवेंसी पूछना चाहूंगी। लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रहण लगा वो 1 या 2 दिन के लिए ही लगा, फिर खत्म हो गया उसका इफेक्ट, बट आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबली तो सालों साल भी ग्रहण का इफेक्ट रहता है। तो इस ग्रहण का कितने दिन इफेक्ट रहेगा, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जब हम एक पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं तो हम कहते हैं 6 मंथ्स। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। ये ग्रहण इंडिविजुअल जातक की कुंडलियों में वैसे ग्रहण का इतना फर्क नहीं, मगर अगर वो जातक या वो इंडिविजुअल स्टेट से लिंक्ड है तो फिर वो लंबे अरसे तक ग्रहण का इफेक्ट आएगा, है ना। स्टेट से मतलब ये ग्रहण जो है ये मेदिनी ज्योतिष का विषय है ना। ग्रहण को आप ये नहीं कह सकते कि अब किसी इंडिविजुअल के चार्ट में हुआ तो ऐसा होगा ऐसा होगा, मगर यहाँ पर ये इंस्टेंट इफेक्ट 6 मंथ्स का दिखाएगा, मगर कई बार ये लंबे ट्रेंड्स को दिखाता है। 7 साल 12 साल तक भी इनके इफेक्ट से टाइम साइकिल शुरू होता है जहाँ ये इफेक्ट चलता है। उसमें उस जगह के कुछ और भी वेरिएबल्स को, उस कंट्री के चार्ट के कुछ और वेरिएबल्स को भी पढ़ना पड़ता है ग्रहण के साथ साथ। ये बात आप जानिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई 1-2 दिन का इफेक्ट नहीं है, 6 महीने कॉन्सेंट्रेटेड प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है, मगर लार्जर आर्क 7 years, 9 years,
12 इयर्स की भी लेता है कोई भी ग्रहण। ओके। शास्त्र ये भी कहता है कि जब दो ग्रहण एक फोर्टनाइट में आते हैं, एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण, ऑब्वियसली क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या पे आएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे आएगा, जब ऐसा होता है तो रक्तपात और युद्ध की स्थिति बढ़ती है। अब ये दोनों ग्रहण आ रहे हैं, मगर मैंने आपको कहा कि भारत में ये दूसरा ग्रहण अभी मान्य नहीं है, विजिबल ही नहीं है, सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं है जी। मगर एशिया में ये पहला चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर का है, एशिया में यूएस, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों में ये ग्रहण विजिबल है। और इसका सूतक लगेगा और 12:58 दोपहर यानी कि 12:58 PM 7 सितंबर से सूतक लग जाएगा, क्योंकि 9 घंटे का सूतक होता है। जो प्योर वैष्णव है वो तो 9 घंटे का सूतक मान्य करते हैं, जिसमें भोजन नहीं ग्रहण करते, जल भी नहीं ग्रहण करते, खाना नहीं बनता। और क्योंकि ये वाटरी एलिमेंट पे बन रहा है तो हम जो गर्भवती स्त्री है उसको कहते हैं, क्योंकि यूट्राइन फ्लूइड है, वो जो भी काम करेगी उसका इफेक्ट आएगा उस यूट्राइन फ्लूइड पे। लूनर इक्लिप्स है, जब लूनर इक्लिप्स, जब चंद्रमा लोग कहते हैं कैसे इफेक्ट करता है, जब चंद्रमा से हाई टाइड आ सकती है ओशन में और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंडिविजुअल चार्ट्स में शुरू हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट करता है चंद्रमा ह्यूमन बॉडी को। क्रिमिनल टेंडेंसीज फुल मून के आसपास बढ़ती हैं। अमावस्या को सात्विक एनर्जीज कमजोर होती हैं, इसलिए महाकाली की उपासना की जाती है ताकि वो दुष्टों का संहार करे। और मैम अमावस्या को लोगों में बहुत डिप्रेसिव थॉट्स भी होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अब ये अमावस्या जब तब आती है जब चंद्रमा नीचस्थ होता है, या जब स्कॉर्पियो में बैठा चंद्रमा, जब वो अमावस्या आती है, यानी कि सन और मून की डिग्री कंजंक्शन। जब अमावस्या आती है तो सूर्य चंद्रमा युति बना लेते हैं एक घर में। जब ये स्कॉर्पियो में युति बनाएंगे, जो कि आपको नवंबर के मास में दिखता है, क्योंकि तभी ये स्कॉर्पियो के सूर्य भी होंगे और चंद्रमा, जब ये युति वहां बनती है तब ये नीचस्थ चंद्रमा की जो अमावस्या है और नीचस्थ चंद्रमा की जो पूर्णिमा है, वो दोनों जिनको मेंटल डिस्टर्बेंसेस है या जो डिप्रेस्ड हैं, वैसे भी अमावस्या और पूर्णिमा वर्शिप करने के दिन है, मगर वो स्पेसिफिकली वो कुछ ऐसे, मतलब हर अमावस्या पूर्णिमा को वर्शिप करना चाहिए, मगर जिस अमावस्या पूर्णिमा पे चंद्रमा नीचस्थ हो वहां पर इसको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है। मगर ये मैंने आपको एक अमावस्या बताई जो जहां सूर्य और चंद्रमा स्कॉर्पियो में युति बनाएंगे, ये तो आपको नवंबर में मिलेगी जी, है ना, क्योंकि 15 अक्टूबर के आसपास सूर्य तुला में प्रवेश करेंगे और फिर 15 नवंबर के बाद सूर्य अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि संक्रांति जो है वो 12 से 17 की तारीख के बीच में आती है, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया कि 15 नवंबर के बाद सूर्य स्कॉर्पियो राशि में प्रवेश करेंगे। ओके। और जैसा कि मैंने बताया कि नीचस्थ चंद्रमा की पूर्णिमा, अब वो पूर्णिमा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री के डिफरेंस पे आते हैं। तो अगर चंद्रमा स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक में आया तो सूर्य वृषभ में टॉरस में आएगा। वो पूर्णिमा वो आती है 15 मई से 15 जून के बीच की जो पूर्णिमा है वो आएगी आपको स्कॉर्पियो और टॉरस के ऑपोजिशन पे, क्योंकि सूर्य का प्रवेश वृषभ राशि में 15 मई को हो जाता है। वहां पर भी उस पूर्णिमा पर वर्शिप करने से, और ये जो नवंबर में अमावस्या आएगी इसको वर्शिप करने से, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बट सभी लोग पंचांग देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर वर्शिप करने से आप महादेव की उपासना करें इन दोनों दिनों में। वैसे तो हर अमावस्या और पूर्णिमा इंपॉर्टेंट डेज हैं, क्योंकि देखिए जीवन काल जो है ना, हम कहते हैं कि प्राण आपको कितना मिला, ये जीवन आपको सालों में नहीं मिला है, ये तो प्राणों में प्राण कितना चलेगा इसमें मिला है। तो गिनी चुनी ही अमावस्या पूर्णिमा हर शरीर देखता है या हर आत्मा देखती है। ये एक साइकिल है इसमें, इसलिए इसको बड़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। वैसे ही एक कार्मिक साइकिल के बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। आप कितनी पूर्णिमा और अमावस्या देखेंगे, इन डेज में होली रिवर्स पे स्नान करने का बड़ा महत्व है। ग्रहण के समय भी ब्रह्म सरोवर है जैसे कि कुरुक्षेत्र में, वहाँ स्नान करने का महत्व, गंगा में स्नान करने का महत्व, होली रिवर्स में जहाँ पर भी आप नर्मदा के तट पर हो सकते हैं, आप सरयू के तट पे हो सकते हैं, आप यमुना जी के तट पर हो सकते हैं, तो होली रिवर्स में स्नान करने का महत्व है इस दौरान। और जैसा कि आप जानती हैं, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि ग्रहण में आप एक
कुछ एक खाद्य सामग्री रख देते हैं कि कच्चा खाना जो आप संकल्प मात्र से सोचते हैं कि ग्रहण के बाद ये आप दान करेंगे। तो ये भी बड़ा बड़ा जरूरी है। ग्रहण काल में तर्पण किया गया पितरों के लिए, और ये पहली पूर्णिमा है, पहला श्राद्ध का दिन है। ग्रहण काल में तर्पण किया गया, बहुत ही इसका विशेष महत्व है, मैं ये कहूँगी जी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक तो श्राद्ध का पहला दिन आ गया और उसी दिन ग्रहण भी आ गया, तो आपको और अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करने का एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मैम आपने ये भी बात कही कि महादेव की उपासना डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि जैसा हमें पता है कि महादेव चंद्रशेखर हैं, चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है, तो डेफिनेटली चाहे पूर्णिमा हो चाहे न्यू मून हो, तो महादेव तो हमेशा आपके लिए हैं। बिल्कुल। अब ये अपना सिस्टम भी होता है, जैसे अगर ग्रहण है, आप सिर्फ अपने गुरु मंत्र की उपासना करें, आप चंद्रमा के मंत्र की भी उपासना कर सकते हैं, है ना। आप महादेव सिर्फ ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र पर भी आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण में आप सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, यानी कि गायत्री मान्य है। हर ग्रहण काल में आप गायत्री कर सकते हैं। अब कुछ लोग मैं जानती हूँ, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, वो कहते हैं जब ग्रहण लगता है और चंद्रमा ग्रसित होता है तो वो ग्रसित चंद्रमा के समय दुर्गा जी की उपासना करते हैं। ये एक बड़ा पुरानी पद्धति चलती आ रही है कि जब जब वैसे भी राहु के इफेक्ट्स को कम किया जाता है दुर्गा जी की उपासना से। तो सिस्टम है किन्हीं का, पर मैं ये कहती हूँ कि जाप करना उस समय जरूरी है, चाहे आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। तो मैम इसी से, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था ऑडियंस को, कि आज के पॉडकास्ट में हम कंट्रीज को स्पेसिफिकली ध्यान में रख रहे हैं कि ग्लोबली इस ग्रहण का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, किन किन कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और किन को थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है, यहाँ से हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब हम ग्रहण देखते हैं तो मैंने कहा कि ग्रहण के समय की कुंडली बनती है ना। अब इसे अलग अलग कंट्रीज के लिए भी बनाया जा सकता है। तो 1138-42 का जब हम नई दिल्ली का कुंडली बनाते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। ये ग्रहण जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, ये कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है, और सूर्य इस समय सिंह में है और चंद्रमा इस समय कुंभ में, और ये राहु के साथ युति बनाकर और इधर सूर्य केतु के साथ, ठीक है। तो कुंभ और सिंह के इस एक्सिस पे ये ग्रहण लग रहा है, मगर इसमें बुध भी सूर्य के साथ युति बनाए बैठे हैं, तो बुध का इन्वॉल्वमेंट है सिंह में, बुध सिंह में बैठे हैं। ये जो ग्रहण है, अब वक्री ग्रह जो होता है वो अपनी थोड़ी सी छाप छोड़ता है पिछले वाली राशि में। तो आप जानते हैं कि मीन राशि में शनि इस समय वक्री हैं, तो शनि भी अपना एक इफेक्ट देते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरे वो कुंभ में तो नहीं बैठे हैं, मगर एक इफेक्ट आता है। तो आप समझ रहे हैं ये चंद्रमा यहाँ ग्रसित हो रहा है। अब वृषभ लग्न की कुंडली यानी कि टॉरस लग्न की कुंडली बनती है। इससे हम इस काल गणना में इसको समझते हैं कि ये ग्रहण क्या इफेक्ट दिखाएगा। पहले मैं इंडिया की बात करती हूँ, ठीक है जी। अगर हम इंडिया को समझें तो वृषभ लग्न की इस कुंडली के लिए कुंभ राशि जो है दशम स्थान पड़ा, ठीक है, और 4-10 एक्सिस पे ये ग्रहण पड़ रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है वो भी वृषभ लग्न का हॉरोस्कोप है, टॉरस लग्न का हॉरोस्कोप है। तो आप जानते हैं कि जन्मकालीन 4-10 एक्सिस इफेक्ट होने वाला है, ये बात आप जानिए। इसका मतलब लीडरशिप में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। जो लीडर्स हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो बिल्कुल टॉप लीडर्स हैं इस कंट्री के, अब यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट दिखता है, क्योंकि चौथा घर सिंहासन है। और दशम को हम लीडरशिप, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई सीनियर लीडर वो हो सकता है अपना काल पूर्ण ना कर पाए, कोई सीनियर, एकदम सीनियर मोस्ट लीडर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से इस बात का एक अंदेशा मिलता है कि वो काल पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अब जो इलेक्शंस होने वाली हैं, जैसे कि आप जानते हैं बिहार इलेक्शन आ रही है, आपको पता है बंगाल में इलेक्शंस होने वाली हैं, कोई खासा बदलाव आएगा, इससे आपको इस बात का अंदेशा महसूस होता है। मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं दे रही हूँ अभी इन इलेक्शंस की, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि पावर स्ट्रक्चर्स में चेंज आएगा थोड़ा, इतना जानिए, और बहुत ही क्लियर है ये बात। दूसरा, यहाँ पर जो मैं एक प्रिडिक्टिव पर्सपेक्टिव से आपको एक बात कहती हूँ, ये चंद्र ग्रहण आ रहा है 7 सितंबर को। 4 सितंबर को भारत की कुंडली पे मंगल की दशा
लग जाएगी, चंद्रमा की दशा खत्म होगी और मंगल की दशा लगेगी। मंगल की दशा लगते ही 3 दिन में ये चंद्र ग्रहण आ रहा है। अब मंगल जो है भारत की कुंडली में मिथुन राशि में बैठा है, ठीक है ना। वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि में मंगल है, और आप जानते हैं कि गोचर में अभी पंचम स्थान में, ठीक है, पंचम स्थान में यानी कि कन्या राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। अब ग्रहण कहाँ लग रहा है? कुंभ में। कुंभ से अष्टम पीड़ित हो गया, क्योंकि वक्री शनि इस मंगल को देख रहा है। ये लाइफ लॉस भी दिखाता है, लीडरशिप में चेंज भी दिखाता है, कुछ लाइफ लॉस भी दिखाता है, इसलिए ये भी आप जान लीजिए। और ये मंगल का इमीडिएटली 14 सितंबर को गोचर अब तुला राशि में होगा, अष्टमेश बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति जनकालीन बृहस्पति भारत की कुंडली में अष्टमेश होकर, वृषभ लग्न की कुंडली पे अष्टमेश होकर छठे भाव में बैठे हैं, और उसी पर इस मंगल का भी अब गोचर होने वाला है। तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में, अभी ये जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये कोई झलक नहीं थी, एक झलक। अभी पाकिस्तान फिर से एक उनको थोड़ा दिमागी असंतुलन होने के कारण फिर से उनको कुछ खुराफात सूझ सकती है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से बॉर्डर में ये आवाज उठने का योग बना हुआ है। तो 4 सितंबर से भारत को मंगल की दशा शुरू है। 14 सितंबर से अगर आप इसे लगाएं, मैं इसको मार्च 2026 तक लेकर जाती हूँ। 14 सितंबर से मार्च 2026 तक बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें होती हुई, जिसमें एक ये भी है कि पाकिस्तान कुछ दिमागी असंतुलन के कारण फिर से कुछ टेररिस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें जो भी इलेक्शन आ रही है इस दौर में, उसमें भी जिसे कहते हैं पावर्स की स्टैकिंग में उथल पुथल दिखती है, ठीक है, अपहीवल है पावर्स की स्टैकिंग में। ये आप जान लीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा, देखिए कुंभ राशि जो है ये एरी साइन है, वेस्टर्न डायरेक्शन दिखाता है। कूर्म चक्र पे पूर्व भाद नक्षत्र जो है ये नॉर्दर्न डायरेक्शन दिखाता है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथ ये बताते हैं, जैसे कि बृहद संहिता, वराहमिहिर की बृहद संहिता, भद्रबाहु संहिता, ये हमें बताते हैं कि जब इस प्रकार का ग्रहण लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो असम के इलाके में कुछ प्रॉब्लम आती है। ये भी आप एक बात जानिए, ठीक है। सिम्हपुर और बरबरास के इलाके में प्रॉब्लम आती है। अब सिम्हपुर नहीं बताया जा सकता अभी कौन सा लोकेशन है, बरबरास बालूचिस्तान का इलाका पड़ जाता है। इसमें होता है कि ये प्रकार के लोग, तो वो लोग जो भार ढोते हैं, वो लोग जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन के पास रहते हैं, गिलगिट वाला एरिया, वो लोग जो हिली एरियाज में रहते हैं, हिली एरियाज पे रहते हैं, उनको परेशानी होती है इस इक्लिप्स से। इसका मतलब अभी ये बादल फटना, ये जो लैंडस्लाइड्स हैं, इनको अभी ये थम नहीं जाएंगी। और वैसे भी आप जानते हैं अभी मंगल को ये वक्री शनि से ग्रसित हो रहा है, और मंगल से अष्टम में, ग्रहण से अष्टम में ये आ रहा है। इसका मतलब अभी लाइफ लॉस के कुछ और कारण बन जाएंगे, और मंगल की दशा ही शुरू होने वाली है। मंगल की दशा शुरू होने वाली है, और जैसे ही मंगल की दशा शुरू होगी, मंगल की दशा 4 सितंबर से शुरू हुई, 14 सितंबर तक तो वक्री शनि उसको देख रहा है, तो ये समय भी कोई अभी ठीक नहीं है। 4, 5, 6 सितंबर को मंगल और राहु की डिग्रीज बिल्कुल 1 डिग्री पर आ रहे हैं। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जानिए कि जब 7 डिग्री के डिफरेंस में आते हैं राहु केतु सूर्य चंद्रमा से, तब ग्रहण का हमें पता होता है कि अब ये शुरुआत लगने वाली है, तो इफेक्ट अपना वो उसी समय से दिखाने लगते हैं। और जब 3 डिग्री के डिफरेंस पे आ जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है। अब जैसे 21 डिग्री पे सूर्य चंद्रमा आए हैं और अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री के राहु हैं 7 सितंबर को, तो आपको पता है कि ये फुल कवरेज हो जाती है, राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे, टू जस्ट अंडरस्टैंड द डिग्रीज हियर। अब नॉर्थ वेस्ट में परेशानी दिखती है। मैंने आपको कुछ एरियाज बताए जहाँ गिलगिट का एरिया, और मैंने यहाँ पर आपको असम की पॉइंट अलग से बताई। असम के इलाके में भी ये एक कहानी है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्दर्न हिली एरिया है पूरा, जो हमारा माउंटेनियस एरिया, जो हमारे हिल स्टेशंस हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अभी यहाँ प्रॉब्लम थमी नहीं है। इस इक्लिप्स से गहरी हो सकती है, एग्जैजरेट होगी। हाँ, सो वन हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि ये अब सिर्फ बादल फटना नहीं है, अब ये कोई
मेजर अर्थ मूवमेंट, लैंडस्लाइड या कोई हाँ कुछ ऐसा दिखा सकता है जिस धरती का धसना दिखा सकता है। ये समझना पड़ेगा। ये एक एयर साइन है और यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आएगा कि फिर से कुछ आगजनी के इंसिडेंट्स आ सकते हैं। आगजनी के इंसिडेंट आ सकते हैं जहाँ पर एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। ये एक्लिप्स के बाद आगजनी के इंसिडेंट्स जो एक्सप्लोजन्स दिखाएं, है ना। आई होप दैट दे शुडंट बी हैपनिंग एट आवर बॉर्डर, या व्हाट कैन आई से, बट आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ एक झलक नहीं था, उसका अभी एक स्लाइटली लॉन्गिश पाथ है जो वो कवर करेगा, ये भी आप जानिए। मैम इससे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, हमने इंडिया स्पेसिफिक तो बात की, और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको ये एक्लिप्स थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आई एम श्योर कि ऑडियंस भी ये जानना चाहती होगी। देखिए इस ग्रहण को अगर हम देखें तो ईरान, इजराइल, यूक्रेन, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें यूएसए, ये चार मैं कहूँगी। ऐसे तो बहुत कंट्रीज हैं मगर अगर जो स्टडी की हैं अभी इमिडिएटली जो हमने देखी हैं उसमें ये चार कंट्रीज ऐसी हैं, एंड ऑल्सो चाइना, 5, मैं अब इसको 5 पे लाती हूँ। ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिन पर इस एक्लिप्स का गहरा प्रभाव होगा। अब हम इसमें यूएस को मैं पहले आपको बताती हूँ। देखिए यूएस में सिंह लग्न की ये कुंडली है और कुंभ राशि में यूएस की नेटल जो कुंडली है उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये जन्मकालीन चंद्रमा पे ये ग्रहण लग रहा है। जन्मकालीन चंद्रमा सिंह लग्न की कुंडली के लिए द्वादशेष हैं। इसका मतलब यूएस अब वॉर प्रमोट करने वाला है, ये आप जान लीजिए। ये टैरिफ जितने मर्जी लगा लें, ये अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के भी चार्ट को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट को बृहस्पति शुक्र की दशा चल रही है। बृहस्पति शुक्र के बारे में यहाँ पर मैं एक शास्त्रोक्त बात बताती हूँ। कालिदास की उत्तर कलामृत कहती है कि जब जब बृहस्पति में शुक्र या शुक्र में बृहस्पति की दशा चलती है तो राजा से रंक और रंक से राजा हो जाने का मौका आ जाता है या योग आ जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र असुरी शक्तियों के गुरु हैं। जब ये दोनों आते हैं एक साथ, और इस समय डोनाल्ड ट्रंप की एक कुंडली में ये चार्ट में ये दशा चल रही है जो कि सितंबर 2024 से मई 2027 तक चलती है, तो इसके बीच में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो फूल हार्डी डिसीजंस होंगे, वो इलॉजिकल होंगे और नॉनसेंसिकल होंगे, और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे जाने का योग खड़ा है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली पे भी बात करूंगी और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जन्मकालीन द्वादशेष चंद्रमा पर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि यूएस वॉर सपोर्ट करेगा। इकोनॉमी जो डिसीजंस लिए जाएंगे, अब वो मंशा तो ये है कि यूएस की इकोनॉमी बढ़ेगी, ये जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, मगर ये बूमरैंग कर जाएंगे। इसका मतलब जैसा सोचा जा रहा है वैसा इफेक्ट नहीं आएगा और यूएस इकोनॉमी नीचे जाती दिखती है। इस समय के लिए गए डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से नुकसान, भारी नुकसान दिखता है। आने वाले समय में ये लोगों को पता लग जाएगा। 2026 से 30 का ये जो 4 साल का समय है, इसमें ये बात क्लियर होगी। 2026 से 30 के इस समय में भारत का तो उत्थान है, मगर वेस्टर्न पावर्स का पतन है, ये जान लीजिए आप। By 2030, India will not only become a spiritual capital of the world, but इस समय हम इंडिया का राइज देखेंगे। मगर यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि जून 2029 से जून 2032 ये 3 साल इंडिया के लिए भी थोड़े टफ होंगे। यहाँ पर युद्ध की स्थिति आती है। इंडिया को भी इस पोलराइज्ड वर्ल्ड में युद्ध किस तरफ लड़ना है, क्योंकि आप जानते हैं पोलराइजेशन तो अब बड़ी क्लियर हो रही है। रशिया, चाइना, ईरान ये एक तरफ हैं और इस तरफ आपके पास यूएसए, इजराइल, सऊदी अरेबिया, नाटो, जापान, जर्मनी, ये एक तरफ है, और इधर ईरान के साथ इधर टर्की भी है। अब बेस्ट फ्रेंड रशिया इस तरफ है और बेस्ट फ्रेंड सेकंड बेस्ट फ्रेंड इजराइल इस तरफ है। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी गहरी होगी। मगर उस समय इंडिया को भी डिसाइड करना होगा कि किस तरफ। इट्स अ डायलेमा, अ डाइकोटमस डायलेमा दैट विल हैपन। द पीरियड इज जून 2029 टू जून 32। एक लार्जर आर्क बता रही हूँ। यहाँ पर इंडिया अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ
शनि जो है वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। Okay. जैसे ही शनि वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो भारत के लिए वह समय अच्छा नहीं होता। वृषभ राशि में जन्मकालीन राहु स्थित है और वृषभ राशि भारत की कुंडली का लग्न है। जैसे ही शनि इस वृषभ राशि पर आएंगे और उसके अंदर रोहिणी नक्षत्र पे गोचर करेंगे, वो बड़ा फाइन ट्यून्ड है टाइम, वो कभी फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे इस पर जी। तो जब ये होता है तो भारत को भी परेशानी होती है, कमजोरी होती है। मगर जून 32 के बाद जैसे ही शनि मिथुन राशि में जाएंगे तो भारत भी अपनी पुरानी परेशानी से बाहर निकल जाएगा। मगर ये जो समय है 2026 के बाद, ये भारत के उत्थान का समय है, मगर वेस्टर्न पावर्स के मतलब डिलिनिएशन का समय है। 2029 तक इंडिया बहुत ही स्पिरिचुअली एक्सपैंड करने वाला है। देखिए, स्पिरिचुअली वो एक्सपैंड करता है जिसने अब स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल्स में कुछ अच्छा करा हो, तभी जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, आप उसकी बात ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। Yes. अगर वो सिर्फ आध्यात्मिक बात तो हम बहुत पहले से भी करते थे, तो कहते थे रूढ़िवाद है, सब रूढ़िवाद है। अब जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे फ्रॉम अ मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, या जिसे सक्सेस कहता है, हम तो पहले ही सक्सेसफुल थे, मैं तो नहीं कह रही, क्योंकि नासा पे तो अब ये कहते हैं कि चंद्रमा पे स्नो है। हमने तो हिमांशु चंद्रमा का नाम सदियों पहले बता दिया था, हमने तो बहुत पहले बता दिया था सूर्य के क्षेत्र में क्या क्या है, मंगल किस प्रकार का ग्रह है। ये अब जो साइंस रिसर्च कर रही है वो आपको पुराणों में मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये बात तो हम तो पहले भी समझदार थे, मगर अब वो जो हमें समझदार नहीं समझते थे, अब वो भी हमें समझदार समझेंगे। वो तब होगा जब हम उस पर्सपेक्टिव से भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में, टेलीकम्युनिकेशंस में, फार्मास्यूटिकल में, मिलिट्री इक्विपमेंट में, अब जो हम ड्रोन्स बना रहे हैं, आपने देखा वो जो काल भैरव हमने एक ड्रोन बनाया है अभी, ये देखिए जाएगा देश दुनिया में जाएगा। अब हम मिलिट्री इक्विपमेंट दुनिया को भेजेंगे, दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम वहां आ गए हैं। Okay. और आप समझ रही हैं कि किस प्रकार से ये कहानी अब आगे बढ़ेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम कुंडली को देखें तो सिंह राशि की, ये सिंह लग्न की ये कुंडली है। सिंह लग्न में जन्मकालीन मंगल बैठे हैं। अब ये ग्रहण जो कि कुंभ राशि में लग रहा है, ये इस एक्लिप्स की धुरी पे जन्मकालीन मंगल एक्लिप्टिक पॉइंट को देखेंगे। जब जब ऐसा होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन दर्शाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जन्मकालीन मंगल का इस ग्रहण की धुरी पे होना एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन दिखाता है। और कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग ना होकर ऐसे हो सकता है कि अपना टर्म पूरा ना किया जाए, कुछ ऑब्स्टिकल आएगी। जी, ऑब्स्टिकल्स आती दिखती हैं, वो वैसे भी बृहस्पति शुक्र की दशा में दिख रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ईरान की कुंडली। ईरान की कर्क लग्न की कुंडली है, जिसमें षष्टेश बृहस्पति उच्च के होकर लग्न में बैठे हैं। अब कर्क लग्न की कुंडली के लिए आप देखिए कि ये धुरी कैसे आ रही है। सिंह और कुंभ की धुरी जो है ये दूसरे और अष्टम एक्सिस पर आ रही है। अब यहाँ पर और भी कुछ प्लैनेट सिस्टम में बैठे हुए हैं, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लग्नेश ही इस कुंडली के चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपने से अष्टम में जाके ग्रहण पर आ रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए कुंभ राशि अष्टम है, लग्नेश ही ग्रहण में जा रहे हैं अष्टम भाव में, और इसमें द्वादशेश बुध इन्वॉल्व। ग्रहण में तो सिर्फ राहु केतु सूर्य चंद्रमा इन्वॉल्व होते हैं, अगर और प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो उनको ध्यान से समझना पड़ता है कि कहाँ हैं, कैसे हैं। इसमें द्वादशेश और तृतीयेश बुध इन्वॉल्व है। तो आप देखिए नेबरिंग कंट्री से, आसपास से ईरान पे कोई खासा अटैक बनता है, ईरान में कोई नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक के भी योग बन रहे हैं, ईरान में लाइफ लॉस दिखती है। अष्टम भाव रंध्र का है, लाइफ लॉस का भी है। ये ईरान की कुंडली से हम देखते हैं। अब यूक्रेन को ही ले लीजिए, यूक्रेन की मकर लग्न की कुंडली है, और ये ग्रहण जो है ये दूसरे भाव में पड़ रहा है, और अष्टम भाव में यूक्रेन के वक्री बुध, वक्री शुक्र, बृहस्पति, सूर्य सारे ही ये बैठे हैं, और इन चारों ग्रहों के ऊपर ये ग्रहण पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि न्यूज़ आई, ज़ेलेंस्की हैज़ डायल्ड मोदी टू पुट इन अ गुड वर्ड टू पुटिन, बट अब दिख नहीं रहा कि पीएम मोदी चाहेंगे भी तो भी दिखता नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में यूक्रेन की अब
गहरी परेशानी दिखती है। मतलब न्यूज़ में आ जाएगा ये कि अब कुछ खासा ही खेल होगा। ओके। यूक्रेन में तो बहुत ज़्यादा परेशानी दिखती है। मुझे इजराइल में भी यही कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। वैसे तो इजराइल और रशिया दोनों ही कन्या लग्न के हॉरोस्कोप्स हैं, मगर रशिया में अभी ये कहानी नहीं दिखती। मगर इजराइल की कुंडली में ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस जो हैं ये थोड़े गहन दिखते हैं और नेचुरल मैलेफिक्स भी इसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इजराइल भी परेशान होने वाला है, ये आप जान लीजिए। एक और मैं यहाँ पर बात कहूँगी कि जब जब राहु कुंभ राशि में गोचर करते हैं, ऐसा जब भी होता है तो भारत और चीन की मैत्री होती है। ये मैं बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रही हूँ आपको। जब जब राहु कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो भारत और चीन की मैत्री होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी कितना मीडिया और कितना अभी चैनल्स में हमने देखा कि चाइनीज हेड ऑफ स्टेट, रशियन हेड ऑफ स्टेट एंड आवर हेड ऑफ स्टेट, इंडियन हेड ऑफ स्टेट कितना अच्छे से मिले। और ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, ये जो 11 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, जो कि मेजर द कंट्रीज जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ये कोई जॉइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, कुछ ट्रेड को जो मदद करेगा ताकि बहुत ज़्यादा डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, और ये लॉबी पावरफुल हो जाएगी। अब आप इसे कहें ब्रिक्स की करेंसी या आप कहें ब्रिक्स एक जॉइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा जिससे ट्रेड स्मूदन हो जाएगा, तो वो भी दिखता है। और जैसा कि मैंने कहा, कुंभ का राहु भारत चीन की मैत्री कराएगा। अब दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में है। इसका मतलब ये मैत्री अभी इस साल की नहीं है, ये अभी अगले साल भी आपको दिखेगी। और ये हिस्ट्री में पहले भी हुआ है, मगर ये शॉर्ट टर्म है। रिमेंबर द एलिफेंट एंड द ड्रैगन, इनकी दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। ये बहुत शॉर्ट टर्म है, मगर सिर्फ फ्लैश इन द पैन नहीं है कि हम कहें आज मिले और दिसंबर तक खत्म नहीं, अभी अगले साल भी चल रही है। मगर जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों देश भारत और चीन ये एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। और उसके बाद फिर बिकॉज ड्रैगन जो है बड़ा टेम्परामेंटल भी है और विश्वासघाती भी है। ये बात भी जान ली जाए। और मैंने आपके साथ टाइमलाइन भी शेयर करी है यहाँ पर। दिसंबर 26 तक राहु कुंभ के हैं, उसके बाद दिसंबर 26 के बाद राहु मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैम, हमने ग्लोबली तो बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट जाना, बट आई एम श्योर कि अब लोग जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो चाहेंगे कि हम पर्सनल लेवल पे क्या रेमेडीज कर सकते हैं हमारे घर में बैठ के कि ये ग्रहण हमें ना इफेक्ट करे, इसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए। क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? आपने कुछ रेमेडीज हमें बताई स्टार्टिंग में, बट मैं कुछ और सिंपल गेट इफेक्टिव रेमेडीज आपसे जानना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ग्रहण के नाम से कि ग्रहण लग रहा है, अब ये होने वाला है। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है कि ग्रहण से जब चंद्रमा बाहर निकलता है तो जैसे कोई कैद से बाहर निकलता है, ऐसे उसकी स्थिति होती है। तो अगर आपको कोई बड़ी डील्स करनी है, कोई ऑपरेशन कराना है, तो वो ग्रहण से पहले नहीं कराएं। अब किन्हीं किन्हीं की कुंडली में, चाहे भारत में सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर का है वो विजिबल नहीं है, पर वैसे भी श्राद्ध पक्ष में आपने कुछ नया नहीं खरीदना, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। श्राद्ध में जबकि हम ऑपरेशंस कराने के लिए मना नहीं करते, मगर चंद्र ग्रहण के बाद कराइए। ग्रहण से जैसे ही चंद्रमा बाहर, अगर आप एक नजरिया जाने तो मैं कहूँगी वो भी 21 सितंबर के बाद कराइए सूर्य ग्रहण, ताकि सूर्य ग्रहण भी जातक की कुंडली में तो वो आएंगे ना डिग्रीज पर, वो भी निकल जाएं। जबकि ग्रहण मेदिनी ज्योतिष का विषय है, मगर इफेक्ट करता है अलग अलग प्रकार से, डिपेंड करता है आपकी दशा क्या चल रही है, आपका राशि क्या है। मगर सिर्फ एक राशि से कहना कि कुंभ राशि वालों के साथ ऐसा होगा, इस समय वो थोड़ा सा इसको बारीक तरीके से देखना होगा, क्योंकि जन्मकालीन प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा, किन नक्षत्रों में हैं, किन कक्षाओं में हैं, उनको देखना पड़ेगा। ऐसे ही बस थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सावधानी, पर हम सब मतलब बता सकते हैं आप, मगर आप घबराइए नहीं, मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हर एक की कुंडली यूनिक होती है, इस बात को जाना जाए। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण काल में किया गया तर्पण मैंने आपको पहले ही बताया। ग्रहण काल में क्योंकि ये चंद्रमा ग्रसित हो रहे हैं, आप रुद्र अष्टकम का जाप कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा स्तोत्र है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आप गुरु दत्तात्रेय के मंत्र को कर सकते हैं इस समय। ये भी एक बहुत
ये भी एक प्रचलित दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओम द्रांग दत्तात्रेयाय नमः, ये कुछ मंत्र हैं जो किए जा सकते हैं। और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, तो आप जानिए कि हर मंत्र शरीर की ऊर्जा में एक सकारात्मक पॉइंट से ऊर्जा क्रिएट करता है। अगर आपका ऑरा भी नेगेटिव हो रहा होगा, उसमें भावनात्मक नकारात्मकता के कारण अगर कलर्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ मंत्र उच्चारण ओम नमः शिवाय से इंस्टेंट चेंज आने लगता है, एनर्जी फील्ड में इंस्टेंट चेंज आता है। That's the power of mantras. That is the power of mantras. Absolutely. अब ये जरूर, इसलिए मंत्र जाप आप जरूर करें। मंदिर में आप नहीं बैठ सकते, दिया आप नहीं जला सकते, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद करने होते हैं, ये अशुद्धि का समय होता है। इसलिए आप, जैसे अक्षय तृतीया है ना, कि उस समय किया गया जाप, उसका रिजल्ट जो है ना, यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके देती है। वैसे ग्रहण काल में किया गया जाप, उसका रिजल्ट इंटेंसिफाइड, मल्टीप्लाइड होता है। वाओ, ऐसा क्यों मैम स्पेसिफिकली? देखिए, जब कॉस्मिक प्राणा ट्रबल में है, कॉस्मिकली ऐसे जो ग्रह इस धरती के ग्रेविटेशनल उसमें है, एक फील्ड में है, और वहाँ पर इस पे रहने वाले प्राणियों को इफ़ेक्ट करते हैं, जब वो ट्रबल्ड होते हैं, तो उस समय जाप करने से, अपनी सात्विक ऊर्जा बढ़ाने से आप कॉस्मिक ट्रबल्स के अगेंस्ट अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर इसे बहुत से लोग, अगर हम कहें कि एक पूरी कॉलोनी बैठ जाए और कहें कि ग्रहण काल में हम जाप करेंगे, चाहे अपने अपने घर में करें, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स चलाते हैं ना, मैं ये कहूँगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये कहिए कि अब इस बार 9:58 से 1:26 के बीच में हम बैठ के जाप करेंगे ये, और उसके बाद सबको गुड नाइट करके आप सो जाएं। अगर ये कम्युनिटीज़ आपने बनाई हुई है ना, इन कम्युनिटीज़ का इन चीज़ों में लाभ लीजिए कि अब आप कहें चलिए 9:58 भी ज़्यादा है, मैं कहती हूँ 11 से 12-22 के बीच में आप सब कहें, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हैं, कि हम बैठेंगे और हम जाप करेंगे, अपना अपना जाप करेंगे। इसी से बहुत कुछ हो जाएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी at various pockets, which will align itself with the cosmic, larger universal prana, and that is therefore going to benefit. देखिए, हर चीज़ ट्रांजैक्शनल नहीं होती, ये नहीं है कि मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा क्या नहीं होगा। सात्विक पॉकेट्स उठती है ना जब, तो स्थान का जो मंद प्रारब्ध है ना, उसको भी बिठा देती है। कुछ खराब होना होगा ना आपके एरिया में आसपास, उसको भी बिठा सकती हैं। जैसे हम कहते हैं नारायण कवच एक पढ़िए, या कोई भी एक कवच पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए, एक अपने लिए, एक अपनी फैमिली के लिए, एक राष्ट्र के लिए। तो ये हम किस लिए कहते हैं कि मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, इसको मिटाया या घटाया जा सकता है, मगर दृढ़ प्रारब्ध को तो नहीं भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल मैम, और बहुत ही मिथ ब्रेकिंग पॉडकास्ट था आज का ये। आई एम श्योर कि जो लोगों के डाउट्स होते हैं, फियर होते हैं ग्रहण को लेके, आज के इस पॉडकास्ट के बाद तो हट गए हैं, और हमने ग्लोबली भी इसको समझा कि क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। सो हमेशा की तरह बहुत ही एक इंसाइटफुल डिस्कशन आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, द प्लेजर वाज माइन। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि बहुत ही मिथ ब्रेकिंग और आपका जो फियर होता है ग्रहण को लेकर, उसको हटाने वाला पॉडकास्ट होगा आज का ये। जो ब्लड मून हो रहा है 7 सितंबर को, देखिए ऐसा नहीं है कि उसके इफेक्ट सिर्फ 1 या 2 दिन रहेंगे, कंट्रीज़ के लिए तो सालों साल वो इफेक्ट रहते हैं। आज हमने वही बात की कि किन कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाला है, किन कंट्रीज़ को थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और आप अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर क्या सिंपल येट इफेक्टिव रेमेडीज़ कर सकते हैं इस ग्रहण की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं ग्रहण के लिए? आज के इस पॉडकास्ट के बाद आप क्या रेमेडीज़ करने वाले हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।